हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। आज हम पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं। तो देखिए, आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून का मंथ तो आपके पास पूरा अप्लाई करने के लिए चला जाएगा। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ तो है ही। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इन 3 मंथ में कि हम देखिए, सारे टॉपिक तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश रहेगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उससे तो हम डिस्कस कर ही लें, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का। फिजिक्स में एक यूनिट हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, बाकी इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, जैसे लाइट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, है ना। तो ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट चाहे पर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। एंड केमिस्ट्री में क्या हो गया आपका, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पूरी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। अगर जो इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसे हम लेफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे आप प्रिपेयर करेंगे, बट हो अगर यहाँ कवर नहीं हुआ तो मैं उसे लेफ्ट कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपनी सेल्फ स्टडी पूरी करिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, देखिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे हिंदी में भी आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में कर ही रही हूँ, तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नोट्स की बात है तो मैं पूरी एनसीईआरटी ही करवा रही हूँ आपको। आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए, मैं जो समझाती हूँ अगर आपको एक बार समझ आ गया तो नोट्स बनाना बहुत ही ईजी है। आप टॉपिक्स देखिए एनसीईआरटी में और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अगर कहीं लगता है कि वो हिंदी में लिखना है तो मैं उसे लिख दूँगी। क्लियर है, बट आप इंग्लिश में ही कोशिश कीजिए, एक्सप्लेनेशन तो मेरी हिंदी में ही है पूरी। एंड सबसे ज़्यादा क्वेरीज है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कि हम साइंस, टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करें या बायो के लिए अप्लाई करिए। देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपके पास कि क्या लिखा हुआ है उसमें कि अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी साइंस के लिए, तो आपके पास फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बीएससी में होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स से ऑनर्स किया हुआ है लेकिन उनके पास केमिस्ट्री नहीं है, तो वो एलिजिबल भी नहीं है। क्लियर है, क्योंकि आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा चाहे आपके पास कुछ भी हो वो चलेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम फिजिक्स ऑनर्स है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक, चाहे 2 साल ही हो। कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि 2 साल तो फिजिक्स केमिस्ट्री की है लेकिन 1 साल नहीं किया, उन्होंने कुछ और सब्जेक्ट ले लिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री। और अगर टीजीटी बायो की बात करें, कुछ बच्चे कह रहे हैं बायो वाले कि हम साइंस में एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मांगा गया है। अब टीजीटी बायो के लिए उसमें क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आपके पास बॉटनी होनी चाहिए प्लस जूलॉजी होनी चाहिए बीएससी में। ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के साथ या तो बॉटनी की हुआ है या फिर केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी किया है, तो वो भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आया मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट खुद से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मुझे जो समझ आ रहा है मैं यही बता पा रही हूँ कि उसमें ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे मांगे गए हैं। अगर आपने केमिस्ट्री के संग बॉटनी किया है या फिर केमिस्ट्री के संग जूलॉजी किया है तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन यही मांगा गया है। ठीक है, कि आपके पास बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए बीएससी में। क्लियर, इसके अलावा आपका पास होना चाहिए बीएड या फिर होना चाहिए एमएड। ठीक, कुछ बच्चे बीएलएड वाले भी हैं, तो बीएलएड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, प्लस बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके, तो सीधी सीधी बात यही लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में, बस जिसके पास ये है वही एलिजिबल है। क्लियर है इतनी बात। तो ये थे कुछ डाउट्स जो आ रहे थे बच्चों के पास।
तो वो क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं अब टॉपिक पे। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है आपके पास, थॉमसन मॉडल, जिसमें है प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसे प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया है? जो थॉमसन है, जे थॉमसन, क्या नाम था इनका पूरा, जो जे थॉमसन है, इन्होंने प्रपोज किया था कि मान लो ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है, इसमें ये रेड वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो स्फेयर है इसको बोला गया है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिव है इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने सिंपली इसे प्लम पुडिंग क्यों कहा जाता है, जैसे कि आपने पुडिंग्स देखी हैं, पुडिंग्स होती हैं, उसमें क्या होता है, ब्रेड होता है और ऊपर क्या होती है, चेरी होती हैं। तो उन्होंने सिंपली क्या बोला, जो ब्रेड है पूरा उसको पॉजिटिव चार्ज बोला, क्लियर है, और उसमें जो ऊपर से चेरी है वो क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपली उन्होंने यही बोला कि ये पूरा जो स्फेयर है, ये वाला जो पोर्शन है जो खाली है, ये क्या है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो ये जगह जगह पे है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, आपने वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन में क्या होता है, जो रेड वाला पोर्शन होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के उन्हें क्या मान लिया, नेगेटिव चार्ज मान लिया। तो सिंपली थॉमसन मॉडल ने यही समझाया कि आपका पूरा ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव वाला इस तरह से है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो स्फेयर है, द स्फेयर हैज अ पॉजिटिव चार्ज and electrons embedded in it. कि ये जो स्फेयर है ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी, क्या दिया उन्होंने कि द पॉजिटिव चार्ज and negative charge has equal magnitude, so it is therefore atom is न्यूट्रल, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब इक्वल होंगे तो एटम क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो थॉमसन मॉडल ने सिर्फ इतनी ही बात बोली, क्लियर है। इन्होंने दो स्टेटमेंट दी। इसके बाद इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की है, जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने की एंड न्यूट्रॉन की किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की है डिस्कवरी जे थॉमसन ने, ठीक है। तो अब करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो इसके लिए हम देखते हैं, अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन ने। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था देखते हैं।
ठीक है। ये एक कैथोड रे ट्यूब है जो कि किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ग्लास की। ठीक है। ये है आपका एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, यहाँ से प्रेशर डाला जाता है। इसके अंदर होती है लो प्रेशर गैस, लो प्रेशर गैस। इसके अंदर गैस फिल की जाती है इस ट्यूब के अंदर, जो कि बहुत ही लो प्रेशर पे होता है। यहाँ से प्रेशर किया जाता है। यहाँ पे होती है मेटल, मेटल की स्ट्रिप लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे मेटल की क्या लगी होती है, स्ट्रिप लगी होती है। ये होता है आपका पॉजिटिव, जिसे कहते हैं एनोड, और ये होता है आपका नेगेटिव, जिसे कहते हैं कैथोड। ठीक है, मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। साइन को ध्यान रखना है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से लगा दिया हमने इसको हाई वोल्टेज। क्या लगा दिया, हाई वोल्टेज। इनका कनेक्शन कर दिया। मेटल की स्ट्रिप का क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया एक हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज V। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होता है, सबसे पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए कि ये जो ट्यूब है वो एक ग्लास की बनी होती है। इसमें दो मेटल होते हैं, जो कि एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, और इसे एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही आप हाई वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, जैसे हाई वोल्टेज गया, करंट गई, करंट गया तो क्या होगा कि पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, वो रे ट्रैवल करने लग जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो इसका हम देखते हैं पॉइंट्स क्या लिखें। सबसे पहले क्या होगी, कैथोड रेज ट्रैवल या मूव लिख लो, कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही हाई वोल्टेज देंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे। अब जब पार्टिकल्स यहाँ पे मूव करने लग जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पता चलेगा। यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, थॉमसन ने यहाँ पे एनोड में क्या कर दिया था, एक होल कर दिया था, एक होल कर दिया था। जैसे ये रे इस होल में से पास करेगी तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया था, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे ये रे इस होल में से पास करेगी तो इस मटेरियल पे टकराएगा, जो कि मटेरियल था जिंक सल्फाइड का, ZnS। तो जैसे ये हिट करेगा इस फ्लोरोसेंट पे तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। जैसे ये ग्लो करेगा तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, कुछ रेज आ रही हैं जो कि यहाँ पे आके हिट कर रहा है और उसको ग्लो कर रहा है। उसको क्या बोला गया था, कैथोड रेज, और उसी को नाम फिर बाद में इलेक्ट्रॉन दिया गया। इलेक्ट्रॉन क्यों दिया गया देखते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, कैथोड रे कैसे ऑब्जर्व किया, cathode rays are observed when fluorescent material, कौन सा था फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड, इज ग्लो, ग्लो करेगा when hit by them।
ठीक है। जैसे ये रे क्या करेगी, इस होल में से पास करेगी और इस पे हिट करेगा तो ये फ्लोरोसेंट शीट क्या करेगी, ग्लो करेगा। इससे पता चलेगा कि रेज आ रही हैं। पहले ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैथोड पे किया था, होल किया था, ठीक है, पर वहाँ पे कोई भी ग्लो नहीं आया, तब उन्होंने ये होल कहाँ किया, एनोड पे, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field, rays travel in straight line, rays travel in straight line। जब तक यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अभी कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो रेस कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो रेज आ रही है वो क्या करेंगी, यहाँ डाइवर्ट होने लग जाएंगी इस तरह से, ठीक है, उसकी तरफ अटैक करें, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। तभी हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, तभी पता चला कि ये कोई नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, the characters cathode rays observed। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि ये जो मेटल है, अगर इस मेटल को हम चेंज कर दें, ठीक है, इस मेटल को हम दूसरा कोई और लगा दें, तब भी क्या ऑब्जर्व होता है कि ये जो रेज हैं वो स्ट्रेट ही ट्रैवल कर रही हैं, ठीक। और अगर हम इसमें जो गैस फिल है उसको भी चेंज कर दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो भी रेज क्या हो रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। तो क्या बोला उन्होंने कि जो कैथोड रेज हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड नहीं कर रही, नेचर ऑफ मेटल एंड गैस, ठीक है। जो कैथोड रेज मूव कर रही है वो ना तो मेटल के नेचर पे डिपेंड कर रही है और ना ही जो गैस है उस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। आप चेंज कर दीजिए लेकिन रेज हमेशा इसी तरह से मूव करेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल ऑफ ऑल एटम, यानी सभी एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कॉमन है, इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कुछ छोटी मोटी टर्म्स याद रखेंगे, एक तो है चार्ज टू मास रेशियो, जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, E/m। ये एक्सपेरिमेंट भी होता है ग्रेजुएशन में आपका, तो ये इसकी वैल्यू आई थी 1.7 × 10⁻11 किलो पर kg, ठीक है। ये पूछा जा सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, इसमें आपको लिखवा दे रही हूँ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन × 10⁻−19 कूलम, ओके। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल होगा, 9.1 × 10⁻−31 kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इन्हें आप
नोट कर लीजिए, कहीं भी यूज हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा थॉमसन मॉडल। तो आज के लिए इतना ही। थॉमसन मॉडल हमने फुल डिस्क्राइब कर दिया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके चैप्टर में था, तो वो भी डिस्कवर कर दिया है, मीन्स डिफाइन कर दिया है, सॉरी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, पूरा बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए ही हैं इसमें। प्रीवियस ईयर में, हर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन 100% आए हुए। क्वांटम नंबर्स है, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।